ये आंदोलन विरोधी सरकार है, ये विरोध नहीं करने देती है। पटना में भी आपने देखा, बिहार में भी छात्रों को निकाल के मारा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पत्थर छोड़े गए, तमाम वीडियो सामने आए। जैसे गुंडा राज और जो तालिबान जो हम बोलते हैं ना कि आतंक, तो ये बिल्कुल एक तरीके से आतंकवादी गतिविधि है कि आप किसी भी के घर में घुस गए, उसको घर से निकाला, आप उसको मारने पीटने लगे। ये पुलिस स्टेट नहीं है साहब, ये आतंक स्टेट है, ठीक है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो मानसिकता है, आपराधिक मानसिकता है, वो लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास नहीं रखते हैं, वो कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही फलसफा है और एक ही बात वो कहते हैं, ठोक दो। ये तो सर्वविदित है, ठोकना एक संवैधानिक शब्द नहीं है भाई। से डर गई है, सड़कों पर उतरते युवाओं को साहब एक चीज समझ लीजिए, ये लोग बुजदिल और कायर लोग हैं, ठीक है। इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये लोग रेंगने वाले लोग हैं। कुर्सी खिसक जाने के भय को साफ तौर पे बता रहा है कि अब आपकी कुर्सी जा रही है मुख्यमंत्री जी, और 2024 में प्रधानमंत्री जी की कुर्सी निश्चित तौर पे जा रही है। तो वो शिक्षित है, इसी वजह से उन्हें शिक्षा का महत्व तो नहीं पता है। प्रधानमंत्री जी की डिग्री अब तक संदेह के घेरे में है कि उन्होंने कब एमए कर लिया, कब बीए कर लिया। पहले एमए कर लिया, फिर बीए किया। जाता है संसद तक पहुंच जाता है अपनी आवाज को उठाने के लिए, गरीब का बच्चा। और ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी गरीबों, किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं की आवाज को दबाने का काम कर रही है। कर रहे हैं गरीब को, बहुत गरीब कर रहे हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग, हम आप जैसे लोग हैं, हम आप लोगों की ये कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हॉस्टल के अंदर घुस करके पुलिस ने लाठियां मारी हैं, हॉस्टल के गेट तोड़े हैं, बच्चों को लहूलुहान किया। कैसे देख रहे हैं सारी चीज़ों को? भाई देखिए, युवाओं ने बड़ी आस और उम्मीद के साथ, आपके माध्यम से मैंने बोला है कई बार कि किसानों ने भी बड़ी आस उम्मीद के साथ मोदी जी को वोट दिया था कि किसानों की आय डबल होगी। फिर क्या हुआ? पिछले गणतंत्र दिवस में किसानों पे लाठियां चली, कई किसान शहीद हुए थे पिछले गणतंत्र दिवस पे। उसी तरीके से जो देश की बहुत बड़ी आबादी, जो 62% देश की आबादी है, वो युवाओं की है। तो युवाओं ने भी बड़ी आस और उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को ये वोट दिया कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। तमाम इन्होंने बताए थे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि तमाम डिपार्टमेंट में नौकरियां खाली हैं, सब नौकरियां भरी जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर्स में नए नए रोजगार जनरेट होंगे। तो युवाओं को आस उम्मीद लगी, उन्होंने साहब इनको वोट दिया 2014 में। फिर ये 14 से 19 तक ये कहते रहे साहब गांधी जी की गलती, नेहरू जी की गलती और कांग्रेस की गलती, राहुल गांधी की गलती, सबकी गलतियां निकालते रहे। और 19 में ये दोबारा वो चुनाव जीते। दोबारा इसलिए जीते, बोले साहब कि हम इतने साल का सिस्टम है, हमें एक बार और मौका दो। तो युवाओं ने फिर इन्हें मौका दिया। और फिर क्या किया इन्होंने? 2019 में जब इनकी दोबारा सरकार बनी, तो आप देखो एसएससी जीडी की परीक्षा 2018 से लंबित है। उसके लिए छात्रों ने 1 साल प्रोटेस्ट किया, उन्हें क्या मिला? लाठियाँ, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ यूपी में टीईटी की, तो वहाँ भी छात्र जो है 1 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें भी लाठियाँ मिली बीजेपी सरकार से। अब आप आ जाइए रेलवे पे, 2019 की ये रेलवे की भर्तियाँ हैं, इस पे भी 2019 से अब देखो 2022 में एग्ज़ाम अभी किया और अब रिजल्ट आया। और रिजल्ट कैसे आ रहा है? एक छात्र का जिसे नौकरियां मिल रही हैं तो 6 नौकरियां मिल रही हैं, और जिसे नहीं मिल रही तो उसे एक भी नहीं मिल रही। तो ये पूरी तरीके से धांधली थी, और इस धांधली पे छात्रों ने विरोध किया। अब आप मुझे बताइए, छात्र क्या कर रहे थे? रेल ही तो रोक रहे थे, ठीक है। तो क्या छात्र रेल ना रोके? रेल की परीक्षा दे रहे हैं। और इससे पहले क्या किसी ने रेल नहीं रोकी? भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, इन्होंने रेल नहीं रोकी। गुजरों का आंदोलन हुआ था, उन्होंने रेल नहीं रोकी। जाटों का आंदोलन हुआ, उन्होंने रेल नहीं रोकी। किसानों का आंदोलन हुआ, उन्होंने रेल नहीं रोकी। ये एक लोकतांत्रिक देश है और हमें आज़ादी है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की। छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा था। 3 साल 4 साल से छात्र बदहाल है। बेरोजगारी दर का आपने देख ही लिया है, बेरोजगारी दर किस तरह तरीके से बढ़ी है। इस समय उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 100 में से 62 युवा बेरोजगार है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि यहाँ पे काबिल युवा नहीं है। अब आप देख लीजिए कि जिन छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, अब मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट का समय और लूँगा। अब छात्रों का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो इन्हें शासन की तरफ से आदेश आया कि छात्रों को चिन्हित करो और उनको जेल में डालो। वो ये चाह रहे थे कि कोई आंदोलन ना कर पाए। हमारी जो ये सरकार है, ये आंदोलन विरोधी सरकार है, ये विरोध नहीं करने देती है।
पटना में भी आपने देखा, बिहार में भी छात्रों को निकाल निकाल के मारा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पत्थर छोड़े गए, तमाम वीडियो सामने आए। अब प्रयागराज में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें तो मानवता शर्मसार हो गई। ये बताइए आप बिना सम्मन के किसी के घर में घुस के किसी को कैसे मार सकते हैं? आपके पास एक कोर्ट का नोटिस होना चाहिए, सम्मन होना चाहिए। ये तो बिल्कुल वैसे हो गया ना जैसे गुंडा राज और जो तालिबान जो हम बोलते हैं ना कि आतंक, तो ये बिल्कुल एक तरीके से आतंकवादी गतिविधि है कि आप किसी भी के घर में घुस गए, उसको घर से निकाला, आप उसको मारने पीटने लगे। बना रखा है क्या उत्तर प्रदेश में? ये पुलिस स्टेट नहीं है साहब, ये आतंक स्टेट है, ठीक है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो मानसिकता है, आपराधिक मानसिकता है, वो लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास नहीं रखते हैं, वो कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही फलसफा है और एक ही बात वो कहते हैं, ठोक दो। ये तो सर्वविदित है। ठोकना एक संवैधानिक शब्द नहीं है भाई। किसी ने अपराध किया है, कानूनी प्रक्रिया है, आप जांच कीजिए और जांच के बाद उसे सजा मिलनी चाहिए। जेलें बनी हुई हैं, कारावास बने हुए हैं। अब ये क्या है कि साहब जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो आपकी गलत नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहा है, आप उसको ठोक दो, आप उसको मार दो। क्या इन युवाओं से डर गई है क्या? सड़कों पर उतरते युवाओं को देख साहब एक चीज समझ लीजिए, ये लोग बुजदिल और कायर लोग हैं, ठीक है। इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये लोग रेंगने वाले लोग हैं। ये महिलाओं के ऊपर हमला करते हैं, ये महिलाओं को मारने पीटने का काम करते हैं। इको पार्क में आपने देखा कैसे महिलाओं को पुलिस वाले लाठी मार रहे थे, जो महिला शिक्षक अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही। एसएससी जीडी में यहाँ पे भी कई महिला बहनें आई थी, बहन बेटियाँ, उनके ऊपर पुलिस वाले लाठी बांध रहे थे। और उसी तरीके का काम यहाँ कर रहे हैं। ना तो इनका परिवार है, हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का परिवार नहीं है, तो उन्हें परिवार का दर्द नहीं पता। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इस तरीके से अगर छात्रों के ऊपर लाठियाँ भांजने का काम कर रहे हैं, छात्रों के ऊपर लाठियाँ बरसा रहे हैं, तो ये आपकी कायरता को, आपके डर को, आपकी कुर्सी खिसक जाने के भय को साफ तौर पे बता रहा है कि अब आपकी कुर्सी जा रही है मुख्यमंत्री जी। और 2024 में प्रधानमंत्री जी की कुर्सी निश्चित तौर पे जा रही है। क्योंकि साहब देखो, सबसे पहले तो महिलाएं इनसे नाखुश हैं। अगर अपराध की बात की जाए तो 1.5 गुना बढ़ा है अपराध भाजपा के शासन में पिछली सरकारों से। मैं किसी और पार्टी का महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं अब तो रात के अंधेरे में भाई। एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि पिछली जो समाजवादी पार्टी की यहाँ सरकार थी उसमें 2,40,000 अपराध की घटनाएं थी। और अब पिछले 3 साल में, 5 साल भी नहीं, 2017 से 2020 में 3,46,000 अपराध की घटनाएं हैं। अपराध 1.5 गुना बढ़ा है साहब। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये विपक्ष के आंकड़े नहीं है, कांग्रेस के आंकड़े नहीं है, ये सपा के आंकड़े नहीं है, बसपा के नहीं, ये सरकारी एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि जो अपराध है वो 1.5 गुना बढ़ा है। और बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं तो पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की उसमें बेरोजगारी दर 2.4% थी। और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें बेरोजगारी की दर 4.9% है। ये भी सरकारी आंकड़े हैं, नीति आयोग के आंकड़े हैं। योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं हर साल हमने 2 लाख रोजगार दिया। साहब एक चीज आप समझ लीजिए, योगी जी को यही नहीं पता है कि उन्होंने कितने रोजगार दिए। कहीं रैली होती है, कहीं कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहाँ वो बोलते हैं कि साहब हमने 6 लाख रोजगार दिए 5 साल में। कहीं बोल देते हैं 8 लाख रोजगार दिए। अभी एक जगह वो बोल रहे थे कि हमने साहब 2 करोड़ रोजगार दे दिए उत्तर प्रदेश में। अगर आपने इतने रोजगार दे दिए हैं तो ये युवा बेरोजगार क्यों है? एनसीआरबी का ये सरकारी आंकड़ा क्यों कह रहा है कि 100 में से 62 जो युवा हैं उत्तर प्रदेश के वो बेरोजगार हैं? और जब उनसे इस तरीके का सवाल करो कि बेरोजगारी दर आपके में बढ़ रही है, 5% हो गई है, बढ़ गई है बेरोजगारी दर, तो वो ये कहते हैं कि युवा काबिल नहीं है। भाई आप ये बताओ आप कितने काबिल हो? ठीक है, आप युवाओं की योग्यता पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हो, आप अपनी शैक्षिक योग्यता बताइए ना कि आप कितने काबिल हैं। जो सरकार में लोग बैठे हैं ना तो वो शिक्षित हैं, इसी वजह से उन्हें शिक्षा का महत्व तो नहीं पता है। प्रधानमंत्री जी की डिग्री अब तक संदेह के घेरे में है कि उन्होंने कब एमए कर लिया, कब बीए कर लिया। पहले एमए कर लिया फिर बीए किया,
फिर हो सकता है आप 12th भी कर ही रहे हो, 12वीं भी पास कर रहे हो। इसी तरीके से आप कहना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ऊपर से जी, पहले हाँ, ऊपर से नीचे डिग्री चल रही है। ऐसी स्मृति ईरानी जी का जो नॉमिनेशन हुआ, एक जगह उनका इंटर दिखाया गया, दूसरी जगह उनका बीए दिखाया गया। जो एचआरडी मिनिस्टर रही स्मृति ईरानी, शिक्षा मंत्री रही देश की, उनकी डिग्री क्या है, सिर्फ ग्रेजुएट है। अब देखो नई शिक्षा नीति जो लगी है, तो उस नई शिक्षा नीति से क्या हुआ है, शिक्षा का पतन हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है। जो 2013 से पहले टॉप यूनिवर्सिटी और शैक्षिक और टेक्निकल संस्थानों की बात की जाए तो भारत के कुछ संस्थान विश्व के टॉप 200 संस्थानों में शामिल थे। लेकिन अब टॉप 500 संस्थानों की बात करें, इंडिया की बात नहीं हो रही, वर्ल्ड की बात हो रही है। क्वालिटी वाइज, पठन पाठन की क्वालिटी, जो एजुकेशन क्वालिटी है, तो हमारे देश का कोई भी संस्थान नहीं है, इवन आईआईटीज़ भी नहीं है, जिन आईआईटीज़ को सबसे टफ और सबसे टॉप का माना जाता है। क्यों नहीं है आईआईटीज़? क्योंकि आईआईटी में जो फीस थी 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो 40-45 हज़ार रुपये टोटल फीस लगा करती थी, हॉस्टल मिला के। और इस समय जो आईआईटी की फ़ीस है वो 1.5 लाख रुपए एक सेमेस्टर की फ़ीस है, यानी कि एक साल की रहना खाना पढ़ाई लिखाई मिला के लगभग 3 लाख रुपए फीस है। अब आप बताओ, 10 गुना, वो 8 गुना फीस बढ़ा दी। और अभी इनका आगे का जो प्लान है वो ये है कि शिक्षा का और महंगा करना। मेडिकल का देख लो, गरीबों से शिक्षा छीनी जाएगी क्या? मेडिकल को आप देख लो, मेडिकल को पहले मेडिकल की प्राइवेट संस्थानों में 4 लाख रुपए फीस हुआ करती थी, इस समय मेडिकल की 15 लाख से 25 लाख फीस हो गई। और जो आपका प्रश्न है मैं उसी पे आ रहा हूँ, गरीबों से ये शिक्षा को छीनना चाह रहे हैं, सरकारी संस्थानों को कमज़ोर कर रहे हैं। सरकारी स्कूल कॉलेज में ये शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं, सरकारी स्कूल कॉलेज तमाम खाली है, खाली पड़े हैं, और उनको ये घाटे में दिखा के उनका निजीकरण करने जा रहे हैं और प्राइवेट संस्थानों की फीस बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे कि गरीब का बच्चा ना पढ़ पाए। अगर वो पढ़ेगा नहीं, शिक्षा के महत्व को नहीं समझेगा, मेन स्ट्रीम लाइन में नहीं आएगा, संविधान के महत्व को नहीं समझेगा, लोकतंत्र को नहीं समझेगा, अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाएगा, वो आपसे सवाल नहीं कर पाएगा। ये जो बीजेपी वाले कहते हैं ना कि कांग्रेस ने 60 साल में 70 साल में क्या किया, कांग्रेस ने 60 साल में 70 साल में ये किया कि आज एक युवा अपनी आवाज़ को उठाने के लिए जंतर मंतर पे पहुंच जाता है, संसद तक पहुंच जाता है अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, गरीब का बच्चा। और ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी गरीबों, किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। मैं फिर घूम फिर के वहीं आ जाता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे आरएसएस से जुड़ी हुई है, और आरएसएस की जो पॉलिसी है वो मनवाद को बढ़ावा देने की है, सामंतवाद को बढ़ावा देने की है, राजशाही को लाने की है। राजशाही व्यवस्था क्या थी कि एक राजा होगा और बाकी सब उसकी प्रजा होंगे। प्रजा कैसी होगी? प्रजा गरीब होगी। राजा कैसा होगा? राजा अमीर होगा। तो ये अमीर को बहुत अमीर कर रहे हैं, गरीब को बहुत गरीब कर रहे हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग, हम आप जैसे लोग हैं, हम आप लोगों की ये कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बताइए मुझे, कोविड की ये 3rd वेव आ गई, इसके बीच में तमाम बार लॉकडाउन खुला, जनजीवन सामान्य हुआ, लेकिन श्रम कानून खत्म हुआ? नहीं हुआ। जो 8 करोड़ से ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास के लोग और गरीब तबके के लोग, 8 करोड़ लोग, हमारी आबादी सरकारी आंकड़े कहते हैं 137 करोड़ है, उसमें से 8 करोड़ लोग, यानी कि आप मान लो 8 करोड़ परिवार, ठीक है ना, 8 करोड़ परिवार बेरोजगार है। और बेरोजगारी दर बड़ी है, वो आपको पता ही है। प्रति व्यक्ति आय, महामारी है इसमें, प्रति व्यक्ति आय आधी हुई है। जो हमारे यहाँ गरीबों की प्रति व्यक्ति आय है, जो पहले 46 रुपये प्रतिदिन होती थी, जिस पे भारतीय जनता पार्टी 2013 में चुनाव से पहले चिल्लाती थी कि 46 रुपये में एक गरीब आदमी का क्या होगा। अब वही प्रति व्यक्ति आय 2022 में, जब महंगाई चरम पे है, इस समय आप सब्जियों के दाम देख लो, कोई भी सब्जी आप लेके देख लो, हर सब्जी के दाम 40, 50, 60 रुपये है। जो सर्दियों का ये सीज़न है, इस सीज़न में सब्जियां सस्ती हो जाया करती थी, अब सब्जियां इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि डीजल पेट्रोल महंगा है।